starting with the first chapter, which is atomic structure. And in this particular chapter, we will be seeing what is inside the atom, how are the electrons, protons and neutrons, जो कि एक atom के fundamental particles हैं, वो किस तरीके से arrange होते हैं. And finally, हम इनके basis पे different arrangements जो proposed थे by different scientists like Thomson, Rutherford, Bohr, and finally the most current model which is called as a quantum mechanical model of atom, इन सब बातों को explore करेंगे. So this will be the entire thing जो हमारा portion होगा. एक तरीके से जो अपनी जर्नी होगी, इट विल बी बेसिकली सीइंग थ्रू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री कि किस तरीके से पहले एटम को परसीव किया गया था और उसके बाद एटम के जो बाकी पार्टिकल्स थे वो कैसे कैसे डिस्कवर हुए एंड देन उनका अरेंजमेंट किस तरीके से हुआ. करंटली अगर अपन देखें सिनेरियो क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, तो आज की डेट में विद द लेटेस्ट रिसर्च दैट इज गोइंग ऑन वी कैन सी सो मेनी फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट आर बीइंग डिस्कवर्ड लाइक बोसॉन्स. ठीक है, अभी रिसेंटली आपने हिग्स बोसॉन जो गॉड पार्टिकल है उसके बारे में भी सुना होगा. सिमिलरली यू ऑल्सो नो अबाउट म्यूऑन्स, मीजॉन्स, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. ठीक है, सो ऑल दीज पार्टिकल्स अगर अपन देखें तो दे लाई अंडर द परव्यू ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जहां पर इन सब पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है और ये आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं उन सब बातों को पता किया जाता है. बट फर्स्ट व्हाट वी विल डू इज वी ट्राई टू डेवलप कि एटम के बारे में फर्स्ट थॉट्स कैसे आई थी और उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, उसका प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट हुआ. ओके, सो लेट अस बिगिन आवर फर्स्ट चैप्टर व्हिच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. द फर्स्ट वर्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट शुड एक्साइट अस एंड आस्क वी शुड आस्क आवरसेल्फ हाउ वाज एटम परसीव्ड इनिशियली, राइट? सो एन एटम वाज इनिशियली कंसिडर्ड एज अ smallest particle of an element that can participate in a chemical reaction. We will write down this definition also. Okay, so mark it. An atom is considered as the smallest indivisible particle of matter. An atom is considered as the smallest indivisible particle of matter which can participate in a chemical reaction. Which can participate in a chemical reaction. Okay? See, अब अगर अपन बात करें ये जो बातें हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है which can participate in a chemical reaction, ये थॉट्स इनिशियल जो थॉट्स थी आर एसोसिएटेड विद अ वेरी फेमस साइंटिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, सर जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टन ने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे एटम के ऊपर, उन्होंने अपनी थॉट्स दी थी कि एटम क्या है और किस तरीके से बिहेव करता होगा. ठीक है, नाउ what we will do is we will study his postulates, but before we start understanding what his postulates were, we should first know कि उसके postulates का basis क्या था, उससे जो भी उसकी थॉट्स थी उसको बेस किसके ऊपर बनाया था. So the basis of thoughts for Dalton's atomic theory, if we talk about, is atomic mass. Okay, now let us try to understand the postulates one by one. We will mark the postulates also and then we'll try to understand with help of certain examples कि ये thoughts किस basis पे कही जा रही थी. Okay, after we will do the postulates of Dalton theory, we will also try to understand कि उन postulates जो हमने लिखेंगे यहाँ पर उनमें क्या क्या कमियां थी जिनको कि एक्सप्लॉइट करके पता किया गया कि एटम का जो डेफिनेशन प्रिमिटिवली सोचा गया था वो सही नहीं है, दैट हैज टू बी अपडेटेड. एंड देन वी विल सी द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम आल्सो कि किस तरीके से उसको परसीव किया गया है. ओके, सो द पोस्टुलेट्स इफ यू विल मार्क, the first postulate is essentially the definition of atom only. Again आप इस बात को लिख लें. Atom was considered as a hard, dense and smallest indivisible particle of matter. Atom was considered as a hard, dense and smallest indivisible particle of matter. ठीक है, this was the first point about atom और essentially ये definition ही है, right? Now
The second point that was given by Dalton was very important. What he said was कि हर एक एलिमेंट जो भी आप स्टडी करो, फॉर एग्जाम्पल यू स्टडी बोरॉन, यू स्टडी कार्बन, यू स्टडी ऑक्सीजन, यू स्टडी सोडियम, जिस भी एलिमेंट को आप स्टडी करोगे हर एलिमेंट एक यूनिक काइंड ऑफ एटम से बना होगा. ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन द पोस्टुलेट एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसका जो उसने बेसिस भी चूज किया था वो इसके साथ कैसे रिलेट होता है. ओके, सो राइट डाउन द पोस्टुलेट. ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ unique kind of atom. Each element consists of a unique kind of atom. Each element consists of a unique kind of atom. Now, what is the meaning of this particular point? देखो, हम क्या बात कर रहे हैं कि डाल्टन ने अपना जो बेसिस था, जो चूज किया था फॉर गिविंग दिस पोस्टुलेट्स, इट वाज व्हाट? एटॉमिक मास. तो अगर अपन बात करें कि वो कह रहा है कि हर एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा वो क्या होगा, हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक होगा, तो वो कैसे पता कर रहा है? ही इज एक्चुअली मेजरिंग द मास ऑफ द एटम एंड देन ही इज सेइंग कि सपोज करो आप किसी एक एलिमेंट का जो मास है, जो सबसे छोटा पार्ट है एटम का, सॉरी जो सबसे छोटा पार्ट है एटम, आप जब उसका मास मेजर कर रहे हो, सपोज करो किसी एलिमेंट के लिए आता है 1 AMU, तो ही सेज दिस मींस दिस एलिमेंट इज हाइड्रोजन. अगर आप किसी और एलिमेंट के एटम को मेजर कर रहे हो तो उसका मास कभी भी 1 AMU नहीं आएगा. लेट्स से उसका मास आता है 12 AMU, तो इट मींस हम कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं? कार्बन. एग्जैक्टली, ठीक है. सो देयरफॉर अगर अपन बात करें, यहां पर हम जब कहते हैं कि ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ अ यूनिक काइंड ऑफ एटम, व्हाट एसेंशियली डाल्टन इज इंप्लाइंग इज कि कभी भी दो एलिमेंट्स के एटम्स के मासेस सेम नहीं हो सकते. ठीक है, और अगर एक एलिमेंट की अगर अपन बात करते हैं कि लेट से उसका कोई पर्टिकुलर मास है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके ही जैसा प्रॉपर्टी रखने वाला एटम कोई और होगा जिसका की मास डिफरेंट होगा. Let's not confuse this with periodic properties. We are currently focusing on that particular element only. Okay? So अगर हम यहाँ पे बात करें, let's say pick हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना होता है? 1 AMU. तो it is composed, हाइड्रोजन as an element is composed of a hydrogen type of atom जिसका की मास अपने को पता ही है, it comes out as 1 AMU. Similarly, अगर मैं कार्बन की बात करता हूं, तो कार्बन एलिमेंट will be composed of carbon type of atoms और उसका मास कितना आएगा? 12 AMU. See, these are the thoughts of which scientist? John Dalton, who didn't even have the concept of atomic number or mass number, क्योंकि atomic number और mass number किसके ऊपर defined है? On the basis of the number of electrons, protons and neutrons. We don't even have that information now. So the only thing that we are trying to, base our knowledge is on the knowledge of atomic mass. Is this clear to everyone? जो हमने बात कही है. Okay. Now the third postulate, if we will talk about, is, लिखो, atoms of different elements are different. Atoms of different elements are different, and that gives each element its own set of unique properties. Atoms of different elements are different, and that gives each element its own set of unique properties. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि हाइड्रोजन इज गैशियस, कार्बन इज सॉलिड. सिमिलरली अपन और प्रॉपर्टीज के फॉर्म में बोले, लेट्स से आप कंपेयर करो सोडियम को विद आयरन. सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, whereas iron reacts mildly. ठीक है, आयरन की रस्टिंग होती है और वो भी बहुत स्लोली होगी. ठीक है, एंड अगर अपन सोडियम की बात करें तो इट रिएक्ट्स रैपिडली विद वाटर. तो एसेंशियली अगर अपन बात करें तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी अभी सोडियम और आयरन की बात की, तो हम ये कह रहे हैं कि सोडियम एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ अ सोडियम काइंड ऑफ एटम एंड आयरन एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ अ आयरन काइंड ऑफ एटम. ऐसा नहीं होता कि अपन ये पाएंगे कि यहां पर सोडियम और आयरन के एटम्स कुछ प्रॉपर्टीज आपस में शेयर कर लेंगे, उनके बीच में कोई चीज की सिमिलैरिटी होगी. दे विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट. अगेन एब्सोल्युटली डिफरेंट ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास.
ठीक है, इसका मतलब सोडियम का मास हमें भी पता है इट इज 23, आयरन का मास हमें पता है 56। सो दोनों के मासेस क्या होंगे, वो अलग अलग आएंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स। ठीक है, ये दोनों ही जो बातें हैं, दीज गॉट चैलेंज्ड बिग टाइम when the limitations of Dalton theory was studied later on. अगर अपन बात करें कि जब डाल्टन ने postulate दिए थे, he did not have any idea about like mass number and atomic number. Neither the concept of isotopes or isobar was developed at the time, जिसके बेसिस पे अपन ये बात कह पाते हैं कि yes, यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो आपस में सेम मास रख सकते हैं एंड स्टिल दे कैन बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल आइसोबार्स क्या है? आइसोबार्स आर एटम्स or other elements which have the same what mass number but different atomic number, right? So like argon and calcium की बात करें तो दोनों के atomic masses कितने हैं? 40, but दोनों के atomic number क्या है? 18 and 20 respectively. So अलग अलग एलिमेंट्स है ऑल टुगेदर बट मासेस सेम है। तो डाल्टन क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? आइडेंटिकल। दोनों क्या होंगे? एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे, बट ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट्स व्हाट आवर नॉलेज गॉट एनहांस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट स्टिल this was important at the time when Dalton was barely starting to give the relationships between how chemical calculations are carried out and what matter is composed of. So still this was very important. Okay? Now, the fourth, a very important postulate is atoms combine with each other and they do so in whole number ratio. यानी अपन ये कह रहे हैं, write it down first, atoms combine with each other in simple whole number ratio. Atoms combine with each other in simple whole number ratios. Example, अगर अपन इसका मार्क करें, the simple example would be H2O. What is the meaning of H2O as an example of this particular postulate? It means that two atoms of hydrogen are combining with one atom of oxygen. See, अगर आप इसको फ्रैक्शन लेवल पे सोचो तो आप कह सकते हो कि 0.5 atoms of oxygen is combining with one atom of hydrogen. But what we have just now said, atom is indivisible. If atom is indivisible, you cannot create a fraction of an atom. What is 0.5? It is a fraction. 0.5 atom is a fraction of an atom. You cannot have 0.75 atoms. You cannot have 0.2 atoms. आपके पास या तो 1 atom होंगे, 2 atom होंगे, 3 atom होंगे, आपके पास whole number multiples में atom होंगे. So that is the idea that was given by Dalton, that atoms combine with each other in simple whole number ratios. However, we know that there are some abnormalities in nature that are found for certain compounds which we call as non-stoichiometric compounds. I'll just give you an example. What is a non-stoichiometric compound? अगर अपन एक नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड का एग्जांपल लें तो इट इज Fe.93O. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल? हम यहां पर ये कैसे बोल सकते हैं कि Fe.93O इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड? यहां तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये फ्रैक्शन में है। ये फ्रैक्शन में होने का मीनिंग क्या है? यहाँ पे फ्रैक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि 0.93 एटम्स ऑफ आयरन इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअली ये इंप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पर Fe.93O इज नॉट अ सिंपल कंपाउंड बट एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ टू इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, आयरन ऑक्साइड FeO एंड Fe2O3। ये दो ऑक्साइड्स का मिक्सचर से बना है। अगर मैं सिर्फ FeO को देखूं तो होल नंबर रेशियोज में कंबाइन कर रहे हैं एटम्स। वन एटम ऑफ आयरन इज कंबाइनिंग विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड Fe2O3 में व्हाट आर यू फाइंडिंग? टू एटम्स ऑफ आयरन आर कंबाइनिंग विद थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो एसेंशियली पता है यहां पर यह ध्यान देना है कि Fe.93O जो है दैट इज नॉट a violation of this particular rule which states that atoms combine with each other in simple whole number ratios. It simply is
यहां पर ये कंपाउंड ये बता रहा है कि दैट इन नेचर यू मे हैव सर्टेन एबनॉर्मेलिटीज, जिसकी वजह से आप ये पाते हो कि इन सर्टेन प्रोपोर्शन नेचर में लेट से एक ओर में कुछ आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होगा, कुछ सॉरी इन द फॉर्म ऑफ फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट होगा, कुछ प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड, एंड बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन अपन पा रहे हैं द फॉर्मूला दैट कम्स आउट इज Fe.930. आपने empirical formula सुना होगा. This is actually the empirical formula, and this is what we will study later on as part of mole concept chapter and also the solid state chapter in your class 12 syllabus. ठीक है, तो अभी के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ इसको मार्क कर लेना कि that this is not a violation. It is actually composed of two simple compounds जहां पर whole number ratio में ही atoms combine कर रहे हैं. Okay, now the next important postulate अगर अपन बात करें इज राइट डाउन वेरी सिंपल, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स. राइट डाउन, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम इसके बेसिस पे और कौन सी बात जस्टिफाई करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सिंस एटम्स को आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो तो उनके मासेस भी क्या रहेंगे? कंजर्व रहेंगे. तो ये टिपिकली आप केमिकल रिएक्शन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पे यूज करते हो कि जितना मास इनिशियली रिएक्टेंट्स का था उतना ही मास फाइनली किसका होने वाला है? प्रोडक्ट्स का. ठीक है, सो दैट इज द आइडिया. सो दिस इज टेलिंग यू अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑल्सो. ओके, वेरी सिंपल, वी ऑल नो दिस फ्रॉम बिफोर. नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट अगेन जिसका जस्टिफिकेशन अपन बाद में ही करेंगे. ठीक है, वी विल बी जस्ट राइटिंग इट डाउन फॉर नाउ दैट डाल्टन वॉज सक्सेसफुली एबल टू एक्सप्लेन ऑल द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. डाल्टन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड all the laws of chemical combination. Now, namely, what are those laws? What are those laws? अगर अपन बात करें, one of them is definite proportion, the other is multiple proportion, and the last is reciprocal proportion. ठीक है, so we will be talking about these laws in the chapter of mole concept. But for now, we will just mark that this also explain the various laws which could explain कि कोई दो elements इसी particular ratio में क्यों combine करते हैं. And again, it is using the basic concept that atoms combine with each other in whole number ratios. ये सारे के सारे laws उसी के basis पे explained है. ठीक है, तो we will come to that later on. ठीक है, so it explained all the laws of chemical combination. Now let us understand what were the limitations of Dalton's atomic theory. See, एक बात तो मैंने आपको पहले भी बता ही दी थी. The discovery of isotopes and isobars clearly challenged these two postulates, second and third. What does second postulate state? That each element is composed of a unique kind of atom, and uniqueness is determined based on what? Atomic mass. Now this is not true. You all know that. पहले मैं यहाँ पर आपको concept illustrate कर देता हूँ. You all know that कि हमारे पास isotopes जो present होते हैं, एक की जो properties होती हैं वो nearly एक जैसी होती हैं. So if we take for example hydrogen, hydrogen के तीन isotopes हैं. कौन कौन से? You have got protium, you have got deuterium, and you have got tritium. तो ये जो यहां पर आप आइसोटोप्स लिख रहे हो, आप इनको डेजिग्नेट भी कैसे करते हो? वी विल सी दिस डेजिग्नेशन लेटर ऑन. यू से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3. एसेंशियली तीनों क्या है? They all belong to the element hydrogen, but what is different with them? Their masses. Now this is clearly in violation of the second postulate you wrote, that each element is composed of a unique kind of atom. In this case, you can find that hydrogen is actually composed of
थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, तो ये कहना गलत था कि दैट ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम. यूनिक एटम होना जरूरी नहीं है. द यूनिकनेस कैन चेंज बेस्ड ऑन द मास. एसेंशियली अपन बाद में पढ़ेंगे जो प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करते हैं मेनली अपन एलिमेंट्स की, दैट इज थ्रू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि यहां पर 1 1 और 1 आपने लिखा है. दिस पार्ट इज कॉमन एंड दैट इज व्हाट गिव्स हाइड्रोजन इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एक और जो डेफिनेशन है यहां पर वो है आइसोबार्स. What are isobars? Isobars are elements which have the same mass number but different atomic number. For example, हमने डिस्कस किया था आर्गन एंड कैल्शियम. तो अगर आर्गन की बात करें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 18 एंड मास नंबर इज 40. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20 एंड मास नंबर इज 40. ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या पाते हैं कि ये जो आर्गन एंड कैल्शियम है ये दोनों के दोनों मास वाइज देखोगे क्या है 40. सो ये जो पार्ट हमने पहले मार्क किया था कि दैट डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट एटम्स, मीनिंग देयर एटॉमिक मासेस विल बी आल्सो डिफरेंट. इट इज नॉट ट्रू. अगर अपन देखें यहां पर आर्गन एंड कैल्शियम आर एब्सोल्युटली डिफरेंट एलिमेंट्स बट देयर मासेस आर नियरली द सेम. ये जो मास नंबर लिखते हैं ये एग्जैक्टली एटॉमिक मास नहीं होता, इससे थोड़ा अलग होता है. बट सिंस दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम, Dalton could have clearly assumed that argon and calcium are essentially जो atoms आ रहे हैं इनके, they belong to the same element. It is wrong to do so. ठीक है, so you get very important limitation of Dalton's atomic theory. The first important limitation is the discovery of isotopes and isobars. Mark it. The discovery of isotopes and isobars. Discovery of isotopes and isobars were against its postulates. Discovery of isotopes and isobars were against its postulates that atoms of same element are same, atoms of same element are same, and that of different elements are different. We have seen both the cases. Isotope में सेम एलिमेंट के ही है एटम्स, दो मास नंबर पे डिफरेंट है, एंड दैट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. जरूरी नहीं है मासेस सेम भी हो तो भी एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. अच्छा, सेकंड था, ऑल्दो डाल्टन डिड से दैट एटम्स कंबाइन विद ईच अदर इन होल नंबर रेशियोज. ठीक है, तो एक तरीके से उसने बिल्कुल सही कहा कि टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद वन एटम ऑफ oxygen. Still, what you have to realize is who told Dalton that oxygen की valency 2 है और hydrogen की valency 1 है. He was not able to explain this phenomena. ठीक है, तो therefore one of the important limitation of Dalton's atomic theory is he could not explain the relationship. Mark it. He could not explain the relationship. Yeah, this theory could not explain the relationship between mass and valency. This theory could not explain the relationship between mass and valency. And last, very important one, जिसके बेसिस पे फाइनली डाल्टन थ्योरी को अपन डिस्कार्ड भी करते हैं, it is that atom was found to be divisible. Atom was found to be divisible, and this portion was established by a very important experiment called as cathode ray tube experiment, which was obviously first started by William Crookes for studying the conduction of electricity in gases, but to establish the identity of the first subatomic particle electron, this experiment was in detail studied by J.J. Thomson. ठीक है, so we will talk about that very shortly. So atom was found to be divisible. एक बार हम recap कर लेते हैं सारी important बातों का in Dalton's atomic theory. The first and foremost postulate was that atom is a hard, dense and smallest indivisible particle of matter. Second, that each element is composed of a unique kind of atom. Third, that different elements will have different atoms.
both of these statements are in the context of atomic mass, and then we find that जो different elements हैं वो combine करते हैं in simple whole number ratios. Anomalies like Fe.930 don't count because they are in fact a combination of simple compounds only जहाँ पे elements are combining in whole numbers only. ठीक है? And finally, we also know about the law of conservation of atoms and the fact that it was because atoms combine with each other in simple whole number ratios, we can explain a definite proportion, multiple proportion and reciprocal proportion. Limitations को अभी हमने finish किया है. The main important factors जिनकी वजह से डाल्टन थ्योरी को अब अपन बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं, ठीक है? Although we do say that the atoms will combine in whole number ratios and it is still the smallest part which can participate in a chemical reaction. Still, जो बहुत सारी बातें थी कि ये यूनिक एटम होंगे एक एलिमेंट के एंड डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट होंगे बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, these things have to be discarded and this was done by the discovery of isotopes and isobars and also the fact that atoms whole numbers में combine तो कर रहे हैं but we do not have any relationship between mass and valency. Yes, last, the most important thing, atom is found to be divisible and it was established by cathode ray tube experiment. Okay, so let us now study the cathode ray tube experiment. For this purpose, I will bring here a setup. As you can see here, there is a gas discharge tube which was made to study the conduction of electricity through gases. You can see I have marked the name, also alternate name, which is marked as Crookes tube. ये जो क्रूक्स ट्यूब हमने मार्क किया है, दिस इज आफ्टर विलियम क्रूक्स हु फर्स्ट स्टडी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस. बाय द वे, जो पहली रिलेशनशिप थी बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड द मास ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स दैट इज अफेक्टेड ड्यू टू अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज पास थ्रू इट वाज डन बाय माइकल फैराडे. अगेन दिस कॉन्सेप्ट विल बी इलस्ट्रेटेड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां पर आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ोगे और दो इंपॉर्टेंट लॉज को स्टडी करोगे विच आर स्टडीड एज फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट हम यहां पर एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, एज यू कैन सी एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब इन विच वी हैव फिटेड टू मेटल इलेक्ट्रोड्स विच आर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी. द हाई वोल्टेज बैटरी इज हैविंग इन दिस केस 10,000 volts. We have also created an opening through this particular tube which is connected to a vacuum pump जिसकी की responsibility है कि वो यहाँ पर pressure कितना maintain करे, 10⁻⁻⁴ millimeter of mercury. 10⁻⁻⁴ millimeter of mercury is a very low pressure. और actually विलियम क्रूक्स ने, जिन्होंने पहली बार conduction of electricity को study किया था through gases, he actually just established that gases will conduct electricity only at very high voltages and very low pressures. Now, ये नहीं उन्होंने establish किया था कि actually this conduction of electricity is because of what reason. This was established by J.J. Thomson and that is what we are going to do now. Now, as you can see, the positive end of the battery here is given the positive sign here, okay, and it is called as the anode. The negative end of the battery here is connected to this electrode, hence mark the negative sign, and इसको कहते हैं अपन कैथोड. ठीक है, at the back side of the anode you can see I have placed a red colored line which is to indicate a phosphorescent screen which is made of, let's say, zinc sulfide. Phosphorescent screen की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इसके ऊपर कोई एक चार्ज पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से आकर कोलाइड करेगा तो इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पार्क्स. These sparks are also called as scintillations. We'll mark that later on. ठीक है, बट हमें जिंक सल्फाइड स्क्रीन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है. Whenever a charged particle with very high velocity will come and strike on its surface, it will produce a spark. ठीक है, that is what is called as fluorescence or phosphorescence. ठीक है, for now we can use the term interchangeably, although they are technically different. ठीक है, now यहां पर अपन देखते हैं कि किस तरीके से चीजें हुई हैं. इट वॉज फाउंड, J.J. थॉमसन ऑब्जर्व दैट कि जब अपन ये दोनों ही कंडीशन मीट करते हैं, द कंडीशंस दैट यू हैव अप्लाइड अ वेरी हाई वोल्टेज एंड दैट द प्रेशर इज मेंटेन्ड टू अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ही फाउंड दैट अ सर्टेन रे स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एंड ऑफ द ट्यूब
and starts moving towards the positive end of the tube. Positive end meaning जहां पर आपने क्या कनेक्ट किया हुआ है, एनोड. ठीक है. There was clearly the observation of a ray or a beam which started from the negative end and moves towards the positive end. Since this beam started from the negative end and ended on the positive end, this ray, since यहां से स्टार्ट हो रही है और इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, कैथोड, these rays are also called as cathode rays. ओके. नाउ यहां पर अगर आप पाओगे ये जो रेज निकल रही हैं जो